हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हम हरियाणा पुलिस एसआई का जो पेपर आया था 2021 में 2021 में जो हरियाणा पुलिस एसआई का पेपर हुआ था उसमें जितने भी हरियाणा पुलिस के क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। डिटेल एनालिसिस करके देखेंगे कि अगली इस साल आपके कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आप हरियाणा पुलिस या एचएसएससी ग्रुप सी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो मेंस का, तो आप इस वहम में बिल्कुल ना रहिए कि हरियाणा जो पुलिस एसआई है वो नहीं, उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ पर आप इस पेपर को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लेवल का जो है वो कोई असर नहीं होता हरियाणा के पेपर में। खासकर जो एसआई लेवल एसआई है, आप कांस्टेबल का पेपर उठा के देखना, वो थोड़ा हार्ड मिल सकता है इसके कंपैरिजन में। एक बार आप देखना, लास्ट तक बने रहिए इन सभी चीज़ें के लिए। तो कैसे हैं आप सभी? दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है 2019-2020 के अनुसार। देखो पेपर जो है वो 2021 में हुआ था। हाँ, हरियाणा में लगभग लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो ये पूछ रहा है 2019-20 के अनुसार हरियाणा में कितने % लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए 16, बी 33, सी 25 एंड डी 51%। राइट ऑप्शन इज बी। कितने? 33% लोग हरियाणा में कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा को मूलतः मतलब बेसिकली किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है। जो हरियाणवी भाषा है, ऑप्शन ए कोरवी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी भोजपुरी एंड ऑप्शन डी मिश्रित। भोजपुरी तो आप देख के भी काट कर दोगे ना। हाँ, पाली भी कट जाएगी क्योंकि आपने हिस्ट्री में जब बुद्ध जैन धर्म पढ़े थे तब आपने देखा होगा कि बुद्ध धर्म जो थे वो पाली भाषा यूज करते थे। मिश्रित मुझे नहीं लगता, ये तो ऑप्शन से भी ठीक हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, कोरवी। कोरवी क्या है? हरियाणवी जो भाषा है उसको हम बांगरू भाषा भी बोल देते हैं। हरियाणवी को क्या बोलते थे? बांगरू। जो एक कोरवी भाषा है ये पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है। उपभाषा समूह के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली भी कई बार पूछा जाता है। जो पाली है वो महात्मा बुद्ध हुए थे उनके टाइम के जो लेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उनमें पाली भाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार पूछा है। ऑप्शन ए 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब आपको देखना, सीधा देख लो, 74 28 74। अगर आपको एक भी याद होगा, मान लेते हैं राइट ऑप्शन इसका अगर हम देखें तो 74 से शुरू होता है। ये भी अगर आपको याद है तो ऑप्शन 2 तो कट गए आपके। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कैसे है। तो जो हमारा देशांतर है वो कहाँ से है? पूर्व से पूर्व में ही है। क्या है? पूर्व से पूर्व में ही। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 74, इसको याद कर लेना, इसमें 3 का डिफरेंस है। 74 77, 28 36, 28 36 दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना, 4 7 जा 4 9 जा। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। तो ऑप्शन ए इज राइट। 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम देखते हैं इसका अक्षांशीय। अगर मान ले नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछ ले हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? जैसे ये 74 77 था, ऐसे ये भी क्या है, इसमें भी 3 का डिफरेंट है। 27 डिग्री 30 डिग्री, 27 डिग्री 30 डिग्री, इसमें आएगा 37 मिनट और 30 डिग्री के साथ आएगा 35 मिनट। 27 + 3 30, तो +3 तो दोनों में याद करना, उसमें 4 की टेबल याद रखना, इसमें कोई भी टेबल नहीं बनेगी। 37 35 मिनट्स। ठीक है। हरियाणा का जो एरिया है, अगर हम एरिया की बात करें तो कितना है? 44,212 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये इंडिया के एरिया का कितना % है? लगभग 1.34% है। भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। इसके अगर हम पड़ोसी स्टेट्स की बात करें तो देखो, अगर आपने हरियाणा का मैप पढ़ लिया ना तो आपको ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ऊपर पंचकुला के साथ यमुनानगर के साथ क्या है?
उत्तराखंड टच में है, ठीक है, उत्तराखंड टच में है, हिमाचल प्रदेश टच में है। फिर जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यूपी टच में है, करनाल, पानीपत, सोनीपत की जो बेल्ट है उसके साथ यूपी टच में है। उसके बाद आते हैं तो बीच में दिल्ली आ जाती है, दिल्ली यूटी है, लेकिन अगर पूछ ले कि टच में है कि नहीं है तो दिल्ली टच में है, गुड़गांव से टच करती है, सोनीपत से टच में है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं तो अरावली हिल्स से होते हुए जो हमारा आ जाता है मेवात, पलवल, और उसके बाद रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ और ये आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट है इधर की साइड, इधर क्या टच करता है आपका राजस्थान। और फिर इधर ऊपर की इस वाली बेल्ट में जाते हैं तो हिसार, सिरसा के साथ क्या टच में आता है, पंजाब टच में आता है। हिसार सिरसा के साथ में है, राजस्थान भी टच में है, लेकिन पंजाब भी टच में है इधर। तो ये आपकी कितने डिस्ट्रिक्ट हुए, उत्तराखंड, हिमाचल, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बोल रही हूँ, स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी 3, राजस्थान 4, पंजाब 5 और दिल्ली यूटी है, ठीक है। तो दिल्ली भी टच करता है। तो मैं देखो मैंने आपसे, आपका क्वेश्चन एक था देशांशीय विस्तार का, मैंने आपको हरियाणा से रिलेटेड कितने क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित है, नहीं किया जा रहा, सॉरी, किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा। तो आपको पहले फूड पार्क का पता होना चाहिए कि फूड पार्क कहाँ कहाँ है। ऑप्शन ए नरवाना जींद, ऑप्शन बी राई सोनीपत, ऑप्शन सी साहा अंबाला और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसने पूछा नहीं किया जा रहा, इसने ये नहीं पूछा कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो आपको पता होगा ना कहाँ कहाँ है, तभी तो पहली बात तो फूड जो पार्क है वो कौन करता है, तो HSIIDC, इसका नाम तो सुना होगा ना। HSIIDC की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में HSIIDC की फुल फॉर्म बताना क्या होती है, बहुत बार पेपर में आई हुई है। ये हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम जो है ये फूड प्रोसेसिंग का कार्य करता है। और हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं, 4 फूड पार्क हैं। कितने फूड पार्क हैं, 4। कहाँ कहाँ है, देखो, फर्स्ट है नरवाना जींद में, सेकंड राई सोनीपत, थर्ड है साहा अंबाला, एंड फोर्थ वन इज डबवाली सिरसा, अब तो हाँ डबवाली सिरसा। तो 4 फूड पार्क है हरियाणा में, याद रखने पड़ेंगे, कोई भी मेन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सभी उनके ब्लॉक्स में है। नरवाना जींद में नरवाना, सोनीपत में राई, अंबाला में साहा और सिरसा डबवाली में है। अब इसमें पूछ रहे नहीं है, तो नरवाना में भी है, राई में भी है, साहा में भी है, किस में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से किन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है, ध्यान से सुन लेना, मुझे लगता है थोड़ी सी ब्लर सी पिक्चर है ये। किन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए जोहराबाई, ऑप्शन बी कल्लन खां, ऑप्शन सी पंडित जसराज और ऑप्शन डी है हादू खां। जोहराबाई, मैं लिख देती हूँ, जोहराबाई है ऑप्शन ए, कल्लन खां, पंडित जसराज। ये पूछ रहा है कि जो सवर सम्राट है उसकी उपाधि किसको प्राप्त हुई, तो राइट ऑप्शन इज सी, सवर सम्राट की उपाधि पंडित जसराज को प्राप्त हुई। पंडित जसराज को सवर सम्राट या संगीत मार्तंड भी कहा गया, यानी कि उपाधि प्राप्त हुई। अब बात करते हैं पंडित जसराज के बारे में। इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा के एग्जाम्स में, HSSC में। पहला तो इनसे ही पूछ लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। इनके जन्म में ना डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा इश्यू आ जाता है कई बार। तो इनका जन्म का जो गांव है वो है पीली मंदोरी, जो कि अभी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फतेहाबाद, पहले जब फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था तब। अब अगर टिक आता है तो फतेहाबाद ही आपको टिक करना है, पहले हिसार में आता था, पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। याद रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यानी कि पद्म के तीनों जो हमारे पदक हैं वो दिए गए हैं। किनको, पंडित जसराज जी को। उसके बाद ये पहला ऑप्शन था आपका जोहराबाई अंबाला से संबंधित है। इनके बारे में यही पूछा जाता है कहाँ से संबंधित है लगभग। और जो ये हमारे पंडित जसराज हैं
ये कौन से घराने से, इनका ही घराना होता है संगीतकार का, तो ये मेवात घराने से संबंधित थे। कौन से घराने से? मेवात घराने से। इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन था कल्लन खां। कल्लन खां से याद रख लेना, आगरा घराने से संबंधित है, आगरा। ये एक संगीतकार थे। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन था हादू खां। हादू खां ग्वालियर घराने से संबंधित है और ये भी शास्त्रीय गायक थे, ग्वालियर घराने से संबंधित है। तो 3 घराने बता दिए मैंने, ग्वालियर घराने से हादू खां, कल्लन खां आगरा घराने से, और पंडित जसराज जी मेवात घराने से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? बहुपरत अवस्था। ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी रामायण। आपने पढ़ा होगा, जब जितने भी हरियाणा जी के पढ़ी है, मुझे लगता है रामायण का कोई खास जिक्र नहीं होता, महाभारत का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है हरियाणा के इतिहास में। मत्स्य पुराण का भी कोई खास जिक्र नहीं है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने, तो ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज महाभारत। किसने? बहुधान्यक। बहुधान्यक जो है वो संस्कृत का एक शब्द है जिसको लिख सकते हैं बहु प्लस धान्यक, यानी कि भरपूर अनाज या अत्यधिक उपजाऊ भूमि। भरपूर अनाज या अत्यधिक उपजाऊ भूमि को हरियाणा की भूमि को कहा गया। ये कौन से ग्रंथ में कहा गया? महाभारत में। आपको पता है महाभारत तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। तो महाभारत ग्रंथ में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी अम्बाला। यानी कि भवानी अम्बा मंदिर के बारे में पूछ रहा है। वैसे तो इस क्वेश्चन का ना, अगर किसी को नहीं पता तो वैसे भी टिक लगा सकता है, अम्बा से अम्बाला, और ये राइट ऑप्शन इज सी, अम्बाला से। कहते हैं कि अम्बा माता के नाम से ही, भवानी माता जो है अम्बा माता, उनके नाम से ही अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का नाम अम्बाला पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन बी चौधरी मोहनलाल, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह एंड ऑप्शन डी चौधरी देवीलाल। देखो, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट ऑप्शन इज चौधरी बंसीलाल। किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। अब बात कब की थी? 1991 में। कब की? कांग्रेस से अलग होकर की, कांग्रेस से अलग होकर की। किसकी की? हरियाणा विकास पार्टी की। देखो, एक पार्टी और थी हरियाणा विशाल पार्टी, वो जो हमारे फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने की थी विशाल पार्टी की, लेकिन उन्होंने विकास की हरियाणा विकास पार्टी 1991 में कांग्रेस से अलग होकर की थी। चौधरी बंसीलाल जी के बारे में और बातें करते हैं थोड़ी। चौधरी बंसीलाल जी को हमारे पूर्व सीएम रहे हैं चौधरी बंसीलाल जी। इनको हरियाणा का, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता। विकास पार्टी का निर्माण किया था, इसलिए इनको, इसलिए नहीं वैसे बता रही हूँ जोड़ के, विकास पुरुष इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, विकास पुरुष कहा जाता है। 1970 में हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी, ये इनके कार्यकाल में ही हुआ था। उसके बाद 1991 में हरियाणा विकास पार्टी बनी थी और 2004 में कांग्रेस से अलग होने पर बनी थी और फिर कांग्रेस में ही विलय हो गया था, कांग्रेस में ही विलय हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? यानी कि नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट जो है वो हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी गुरुग्राम। राइट ऑप्शन इज ए करनाल। NDRI, करनाल में रहने वाले और करनाल के आसपास के लोगों को तो इसके बारे में खूब पता है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब बात करते हैं NDRI। NDRI से सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बनता, NDRI से कई क्वेश्चंस बनते हैं। हम सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्या ये पहले यहीं पर थी? नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है ये, तो ये क्या यहीं पर बना था करनाल में? नहीं, 1923 में बेंगलुरु कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित था। इसका नाम था इंपीरियल
इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेयरी। ठीक है, क्या नाम था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी नाम था। फिर उसके बाद 1955 में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? करनाल, ट्रांसफ़र बोलेंगे, शिफ्ट यानी कि करनाल, हरियाणा के करनाल में इसकी खोल दिया गया। लेकिन वहाँ पर क्या रहा, वहाँ पर का जो जगह थी उसको क्या कर दिया गया? क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में चेंज कर दिया गया। अब वहाँ रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय अनुसंधान। बेंगलुरु वाले को क्या बना दिया? क्षेत्रीय अनुसंधान। और जो मेन ब्रांच है वो क्या हो गई? हरियाणा के करनाल में हो गई। 1989 में NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ये ICAR के अंडर कार्य करती है। इसके 2 रीजनल सेंटर हैं, एक तो मैंने बता दिया जहाँ से ये आई थी, वहीं दक्षिण क्षेत्रीय स्टेशन कहाँ है? ये दक्षिण क्षेत्रीय स्टेशन तो बेंगलुरु में ही है। ठीक है, और एक दूसरा स्टेशन है पूर्वी क्षेत्रीय स्टेशन। पूर्वी क्षेत्र स्टेशन जो है वो कल्याणी पश्चिम बंगाल में है, कल्याणी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं कि इसकी स्थापना हरियाणा में कब हुई थी, शुरुआत में कहाँ स्थापना हुई थी, जब इसका नाम NDRI से पहले इसका नाम क्या था। तो ये इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी काला तीतर, ऑप्शन सी किंगफिशर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सबको दिख ही रहा है, ऑप्शन बी काला तीतर, ब्लैक बक। क्या है? ब्लैक बक, काला तीतर है, वो तो राज्य पशु है। ब्लैक बक नहीं बोलते, सॉरी, ब्लैक, वो मुझे राज्य पशु याद रहा, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन। काला तीतर को क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन। साइंटिफिक नेम भी क्या है इसका? अगर साइंटिफिक नाम आ जाए तो क्या लिखोगे? फ्रैंकोलिनस। ठीक है, अब बात करते हैं राजकीय पशु की। अभी पता है मेरे मुंह से पशु ही निकल रहा था, ब्लैक बक, काला हिरण। अगर पूछे राजकीय वृक्ष क्या है तो पीपल का पेड़, स्क्रेड फिग। अगर पूछे देश का तो बरगद का पेड़। ठीक है, हरियाणा का क्या है? पीपल का पेड़। साइंटिफिक नेम क्या है पीपल के पेड़ का? फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? कमल। ठीक है, और राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। मिठाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हरियाणा की राजकीय मिठाई क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा सरकार खालिस्तान योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए अंत्योदय आहार, ऑप्शन बी अंत्योदय अन्न, ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन डी अन्न सुरक्षा। तो राइट ऑप्शन इज अंत्योदय आहार। इसमें 10 रुपये में भरपेट थाली दी जाती है इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए हरियाणवी पुरस्कार, हास्य पुरस्कार, महिला रचनाकार पुरस्कार, ऑप्शन बी सूरदास सम्मान पुरस्कार, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज ए हरियाणवी पुरस्कार, हास्य पुरस्कार और महिला रचनाकार पुरस्कार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में शुरू किए गए पुरस्कार थे। 2011 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर जिले की जनसंख्या का घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 786 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी
678 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 687 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 768 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आपने सॉरी किलोमीटर। आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, उनमें से ना आपसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट के नहीं पूछे थे, देखिए उस डिस्ट्रिक्ट के या तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम डिस्ट्रिक्ट के घनत्व पूछते हैं, लेकिन देखो ये एसआई का लेवल का पेपर है और इसमें थोड़ा सा अंदर जाकर डिस्ट्रिक्ट के पूछ लिए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के पूछ लिए, इसका मतलब ये है कि आपको डिस्ट्रिक्ट का भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आए और आप अपनी कट ऑफ से नीचे चले जाए, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कुछ चीज़ें है ना बिल्कुल रटती नहीं है कि हमें 24 हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट हम 23 के 23 के डिजिट याद रखेंगे, नहीं, लेकिन आपको उनका अनुमान जरूर पता होना चाहिए कि ये है। तो राइट ऑप्शन इज सी 687 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? यमुनानगर का जनसंख्या घनत्व है। इसका जो क्षेत्रफल है, मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर रही हूँ, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्रफल है वो है 1756 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 1756 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 12 लाख प्लस है, 12 लाख प्लस है। लिंगानुपात की बात करें, अब हम एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ चले गए हैं तो उसकी कुछ बातें तो हम याद कर ही ले। लिंगानुपात की बात करें तो 877 है। 877 किस पे है? 1000 पुरुष पर 877। और अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 77% जो है वो साक्षरता दर है, 77.99%। ठीक है, तो हमने यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जैसे पढ़ लिया, तो आज हमने ये चीज़ें पढ़ ली, तो हमें क्या है एग्जाम में आएगी ना, तो हो सकता है हमारे दिमाग में डिजिट याद ना रहे, लेकिन देखने के बाद हम रिकॉग्नाइज जरूर कर सकते हैं। एक्चुअल में हमारा पेपर याद करने की चीज़ नहीं है, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। हमारे पास 4 चीज़ें रखी जाती हैं जो आसपास की होती हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी ठीक है, कौन सी सही है उसके लिए एक्चुअल में है। तो कई बार चीज़ें याद नहीं होती लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। मान ले आपने 687 जो है वो हमारा पड़ा हुआ है, तो हमारी जो नज़रें हैं ना वो 687 पे टिकेगी जाके, 678 668 उनको नहीं पकड़ेंगी। क्यों? क्योंकि 687 हमने कहीं पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। करनाल जिले की साक्षरता का प्रतिशत, यानी कि क्या पूछा है? लिटरेसी रेट पूछ लिया। लिटरेसी रेट किसकी? करनाल डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट पूछ लिया। वैसे तो हरियाणा की लिटरेसी रेट पूछता है, या ज़्यादा लिटरेसी रेट किसकी है, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो करनाल डिस्ट्रिक्ट की राइट ऑप्शन इज सी 74.73%। अगर इसमें मेल की पूछ ले, हो सकता है करनाल डिस्ट्रिक्ट के मेल की पूछ ले तो 81.82%, और अगर फीमेल की पूछ ले तो 66.82% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे अब करनाल के बारे में, तो करनाल की डिटेल आप सारी पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात था। देखो फिर से करनाल जिले का पूछ लिया। ऑप्शन ए 888, ऑप्शन बी 886, ऑप्शन सी 887 और ऑप्शन डी 881। तो राइट ऑप्शन इज सी 887। जिसने भी थोड़ा सा मान लो डिस्ट्रिक्ट ध्यान से पढ़ के चल गया उसकी तो चांदी हो गई ना, उस दिन 3-4 क्वेश्चन लगातार मिल गए, तो ये तो पढ़ के भी जानी चाहिए। इसका जो जनसंख्या है वो लगभग 15 लाख प्लस है। करनाल जिले की जो जनसंख्या है वो 15 लाख प्लस है। पिछले पेपर में पिछले वाले क्वेश्चन में यमुनानगर का क्या पूछा था? जनसंख्या घनत्व। तो इसका उसका कितना था? 687 था, तो इसका कितना है? 597 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो लगा लेना पीछे, उसका ध्यान नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावित जिले थे। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा, तो पूछ रहा है कि हरियाणा में सत्याग्रह आंदोलन से अधिक प्रभावित जिले कौन से थे? ऑप्शन ए रोहतक और हिसार, ऑप्शन बी सिरसा फतेहाबाद, ऑप्शन सी पंचकुला यमुनानगर एंड ऑप्शन डी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी। यानी कि तब की बात है जब हमारा हरियाणा में जो है वो पंजाब से अलग नहीं हुआ था। तो सीधी सी बात है, अगर कोई लगाना चाहे तो उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7 डिस्ट्रिक्ट में से उस टाइम कौन कौन से नहीं बने थे? फतेहाबाद नहीं बना था, यमुनानगर नहीं बना था, रेवाड़ी नहीं बना था। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, रोहतक हिसार। कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होते तो भी हम उनको टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, मुझे पता था, लेकिन मुझे आपको बताना था कि पेपर में आप क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दशक 2001 से 2011 में हरियाणा की जनसंख्या की विकास दर थी। दैट मीन्स
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब 2001 से 2011 में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन ए 17.9%, ऑप्शन बी 18.9%, ऑप्शन सी 19.9% और ऑप्शन डी 20.9%। राइट ऑप्शन इज सी। बहुत बार पेपर में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। 19.9%, 10 की वृद्धि, 10 साल में वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच में। 2001 में जो जनसंख्या थी वो 2.11 करोड़ थी, हरियाणा की जनसंख्या, और 2011 में जो जनसंख्या होगी वो 2.54 करोड़ हो गई। ठीक है, तो ये कितना होगी, इस जो ये डिफरेंस आया ना 10 सालों में, ये कितना आया, 19.9% हुआ। पहले भारत की जो हरियाणा की जो जनसंख्या थी वो भारत की जनसंख्या का 2.06% थी 2001 के अकॉर्डिंग, और 2011 के अकॉर्डिंग 2.09% हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित, वनाच्छादित मतलब जो वनों से भरा हुआ है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत भाग है। ऑप्शन ए 3.91%, ऑप्शन बी 3.51%, ऑप्शन सी 3.41% और ऑप्शन डी 3.19%। राइट ऑप्शन इज 3.51%। ठीक है, ये कब के अकॉर्डिंग है, इसमें ऑप्शन है ना 3.51 ही दे रखा है, एक 3.91 दे रखा है। ये जो ऑप्शन है ये 2013 के अकॉर्डिंग है 3.51। अगर पूछे आपसे, अगर ईयर गिवन दे देता है तो 2021 के अकॉर्डिंग पूछे तो 3.63%, लगभग 1603 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो वनों से आच्छादित है। और ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1603 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में हरियाणा में वन है, जो कि 3.63% बनते हैं। सबसे अधिक वनों वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक वन किस में है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे कम फतेहाबाद और पानीपत में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकल सकते थे, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में, जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आ सकते हैं, वो मैंने करवाए हैं। फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने रिवीजन करते रहिए, ऐसी सीरीज़ पढ़ते रहिए ताकि आपके प्रीवियस ईयर होते रहे। ऐसे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में निकल जाते हैं जो ऐसे लगता है कि हमने कभी नहीं पढ़े, जैसे कि अभी कोरवी वाला क्वेश्चन आया था, या कोई और 1-2 क्वेश्चन निकल जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक ही पेपर में एक ही पैटर्न के कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी करनाल की पूछी पहले, फिर यमुनानगर, 2 क्वेश्चन करनाल से थे, एक यमुनानगर से था, फिर एक रेपोरेट का था क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये एक ही टाइप की क्वेश्चन है, तो इस तरीके से ना कई बार आपका लग साथ देता है, आप किसी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के चले जाते हो, उसके आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सीरियसली किसी चीज़ को पढ़ें। मैं इन सभी क्वेश्चंस की आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम से। आप मेरे बायो में जाकर टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम अकाउंट में जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट्स करें, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई डाउट है या किसी भी चीज़ के लिए पूछना हो आप पूछ सकते हैं। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।